फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मेरा नेक्स्ट टॉपिक है लोन्स एट कंसेशनल रेट। किसको हम लोग कंसेशनल रेट पे लोन देंगे? मार्केट रेट 12% का है, किसी को हम 3% पे लोन दे रहे हैं। या तो वो मेरा एम्प्लॉय होगा, या वो मेरा सब्सिडरी होगा, या वो मेरा होल्डिंग होगा, या फिर हम उससे और कोई बेनिफिट डिराइव कर रहे होंगे। नहीं तो क्यों देंगे 12% के ब्याज की जगह किसी को 3% पे पैसा? इस बेसिक आइडिया के साथ ये टॉपिक को बनाया गया इंड AS 109 में, और ये बोला गया कि अगर आप किसी को कंसेशनल रेट पे लोन दे रहे हैं तो अगर आपका लोन अमाउंट 10 लाख का है, कोई जरूरी नहीं कि आप अपना असेट को 10 लाख पे लिखोगे। आपका लोन असेट फेयर वैल्यू पे मेजर होगा और फेयर वैल्यू पे ही लिखा जाएगा, और जो डिफरेंस है उसका अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा। वजह जाना जाएगा कि किस पर्पज से आप सस्ता में उसको ब्याज पे पैसा दे रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि अगर लोन एम्प्लॉई को सस्ता में दिया गया, या इंटरेस्ट फ्री लोन एम्प्लॉई को दिया गया, डायरेक्टर्स को दिया गया, ठीक है, मान लो 12% का मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हम लोग उनको 3% पे दिए। 5 साल का लोन है, 1 लाख रुपया का लोन है, 12,000 करके ब्याज देना चाहिए, 3,000 करके दे रहा है। सर करना क्या है? करना यही है कि 3,000 का, मान लो 5 साल का लोन है, एक बार 5 पकड़ते हैं, 3,000 करके वो 5 बार पैसा देगा, और मैच्योरिटी पे मान लो लाख रुपया देगा। उसका पीवी निकाल लो, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पीवी निकाल लो, पीवी, और उसको फेयर वैल्यू मान लो। जो चीज बाजार में नहीं बिकता ना, उसका फेयर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो से ही निकाला जाता है। एसएफएम में भी आप लोग पढ़ते होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक आइडिया है। तो अपन उस लोन का फेयर वैल्यू निकाल लेंगे बाय फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज यूजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। ठीक है सर, कर लिए। अब मान लो कि वो लोन 1 लाख रुपया का था और फेयर वैल्यू निकला 84,000, तो लोन असेट 84,000 में लिखा जाएगा, और जो 16,000 एक्स्ट्रा पेमेंट किए एम्प्लॉई को, लोन दिए ना, तो 16,000 तो एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ ना, वो सैलरी का पेमेंट है, प्रीपेड सैलरी है वो लोन नहीं है, वो प्रीपेड सैलरी है, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सर करना क्या है? इसको P&L में भेजना है ओवर द लोन पीरियड, ये मान के कि भाई 16,000 प्रीपेड सैलरी है, हम इसका बेनिफिट सैलरी के माध्यम से उठा लेंगे, काम करवा के उठा लेंगे, पर 5 साल में उठाएंगे क्योंकि लोन पीरियड 5 साल का है। तो इस 16,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3,200 रुपीज हर साल P&L में भेजते जाएंगे। और ये जो लोन 84,000 का है, इसको अमोटाइज्ड कॉस्ट बना करके, टेबल बना करके, जैसा आपको अमोटाइज्ड कॉस्ट में सिखाए थे, अभी प्रैक्टिस भी हो जाएगा, उसको बना करके उसका इंटरेस्ट इनकम, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम, जो पैसा वो मिलेगा उसको कैश फ्लो, बैलेंस शीट में अमोटाइज्ड कॉस्ट पे लिखना, वो प्रोसेस से काम चलेगा। तो सर समरी में नटसेल में बताइए, पहले फेयर वैल्यू ऑफ द लोन असेट निकालो बाय फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट। स्टेप 1। स्टेप 2, लोन अब गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ द लोन का डिफरेंस निकालो। 3, डिफरेंस को प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बता दो और लोन असेट को फेयर वैल्यू पे निकलो। 4, लोन असेट जो लिखोगे पहली बार 84,000 में, देयर आफ्टर इट विल बी मेजर एट अमोटाइज्ड कॉस्ट, और प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस विल गो टू P&L ओवर द लोन पीरियड। मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ आप लोग रीड करो पैराग्राफ्स को। द अकाउंटिंग प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड बिलो। A, find out the fair value of loan asset by finding the present value of future cash flow using market interest rate। मेरे एग्जांपल में 84,000 आया था, सम अभी करेंगे। Find out the prepaid employee benefit expense with the difference between the amount of loan given and fair value of the loan। 16,000, 84,000। The loan asset will subsequently be measured at amortized cost। 84 को amortized cost पे लिखना है। Prepaid employee benefit expense will be transferred to P&L on a straight line basis। सब कुछ प्रिसाइज तरीके से इंड AS 109 में लिखा हुआ है।
एग्जाम्पल, और बहुत पॉपुलर सम एग्जाम में ये एग्जाम्पल देके दिखाता हूं। ऑन 1 अप्रैल 2020 स्टार लिमिटेड गेव हाउसिंग लोन ऑफ 15 लाख रुपया टू वन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी 15 लाख का 6%, 90,000 रुपया करके वो रिपेमेंट करेगा ब्याज का, और प्रिंसिपल फिर 15 लाख रुपया चुका देगा एट द एंड ऑफ 5 years। नो 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 नो, लोन इज ऑल्सो रिपेएबल इन 5 equal इंस्टॉलमेंट्स। आई एम सॉरी, मैं चेंज करता हूं अपने वर्जन को। क्या कि 6% का ब्याज है और लोन और ब्याज पेमेंट होगा, बट लोन भी हर साल रिपेमेंट होगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा कि भाई 15 लाख रुपया का लोन है तो 3-3 लाख रुपया का लोन हर साल वो रीपे करेगा, और ब्याज पहली बार निकलेगा 15 लाख का 6% 90,000, सेकेंड ईयर में निकलेगा 12 लाख का 6% 72,000। आप हमको बताओ आपको समझ में आया कि नहीं? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट का अमाउंट तो 12 लाख पे निकलेगा ना, बिकॉज आप 3 लाख का रीपेमेंट, मैं मान लो एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हो, तो आप तो 3 लाख रीपेमेंट कर दोगे, तो फिर तो 12 लाख पे ही तो ब्याज निकलेगा ना। तो 12 लाख का 6% 72, फिर 9 लाख का 6% 54, फिर 6 लाख का 6% 36, और लास्ट में 3 लाख का 6% 18,000। ऐसे करके आप इंटरेस्ट दोगे, 3-3 लाख का प्रिंसिपल दोगे। आगे, employee is not required to give any specific performance. The market rate of similar loan is 10%. आधा डेटा हम लोगों को मिल गया। तो सर करना क्या है? ये करना है बच्चों जो बोला आपको, पहले हमको रीपेमेंट जो मिलने वाला उसका शेड्यूल बना लेंगे। ये रहा सोल्यूशन में शेड्यूल, देखो 3 लाख रिटर्न आएगा, 90,000 का ब्याज, 3 लाख रिटर्न आएगा, 72,000 का ब्याज, 3 लाख रिटर्न आएगा 54, 3 लाख 36, 3 लाख 18। इसका टेबल बन गया कि कितने पैसे मिलेंगे, 390, 372, 354 आई थिंक, है ना? हाँ, 354, 336 और 318। 5 साल का इनफ्लो, इसको मार्केट इंटरेस्ट रेट जो 10% है, पीवी निकाल लो। निकल गया पीवी, मल्टीप्लाई किए, पीवी निकल गया, टोटल पीवी निकला 13,54,864। ये पहला काम है, स्टेप नंबर 1, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो जो हमें मिलने वाला यूजिंग मार्केट इंटरेस्ट रेट, दैट इज 10%। ये लोन असेट है, अपने 15 लाख रुपए सामने वाले को दिए, अपना बुक सही है, तो इससे इसको माइनस करके निकाल लो प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। ये करना है। क्वेश्चन मैंने अभी पूरा पढ़ा नहीं है, एक पैराग्राफ पढ़ा और पहला स्टेप क्या करना मैंने आपको बताया। लोन का फेयर वैल्यू निकालो, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डिफरेंस का निकालो। मैं एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ता हूं। क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि द अकाउंटेंट हैज रिकॉग्नाइज द लोन एट 15 लाख रुपया, गलत है, 13,54,000 जो आया था उसमें लिखना होगा। इंटरेस्ट इनकम फर्स्ट ईयर में 90,000 उन्होंने लिखा कॉन्ट्रैक्टेड रेट के हिसाब से, गलत है, ऐसे इंटरेस्ट नहीं। ये तो इंटरमीडिएट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये इंड AS 109 का नहीं है। यहां लोन असेट को फेयर वैल्यू पे लिखना पड़ेगा, फिर अमोटाइज्ड कॉस्ट पे इंटरेस्ट निकलेगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड से निकलेगा, 10% के हिसाब से निकलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, ये रॉन्ग है। Analyze whether the above accounting treatment is made by the accountant is in compliance with relevant Ind AS. No. Advise the correct accounting treatment of the housing loan. अभी दिखाते हैं। Interest and other expenses in the financial statement for the year 2021, एक ही साल का बनाना है। You are required to explain how the housing loan will be reflected in the Ind AS compliant balance sheet for the year ended 31st March 2021. बोर्ड पे देखो, हम लोग फेयर वैल्यू ऑफ द लोन निकाल लिए और प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस निकाल लिए। जर्नल के साथ पूरा डिटेल में समझाते हैं। इसके तुरंत बाद आपको अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है। पूरा 5 साल का बना देना अच्छा रहता है, मिनिमम 2 साल का तो बनाना ही पड़ेगा। 5 साल का क्यों बनाना अच्छा रहता है कि पूरा चेक हो जाता है आपका, अदरवाइज 2 साल में भी काम हो जाएगा। 2 क्यों बोल रहा हूं आपको समझ में आएगा। सर 1 साल का तो होने से हो जाता, कुछ रीजन है, सुनो। 1354 से स्टार्ट करो, बिकॉज यही असेट है। ब्याज 10% के हिसाब से निकला 135,486। 390 का पेमेंट मिला हम लोगों को। अब अमोटाइज्ड कॉस्ट इतना है। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट पेमेंट
अमोटाइज्ड कॉस्ट, ऐसे करके लास्ट ईयर तक का टेबल बना लिया। लास्ट में नील है, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। देखो 289046 था, हिसाब से 28,905 आना चाहिए था, दिख रहा है, लेकिन मैंने 28,904 नहीं लिख के 28,954 लिखा, सो दैट ये 318 आ जाए और ये नील आ जाए। उस दिन भी मैंने आपको बोला था अमोटाइज्ड कॉस्ट की टेबल में लास्ट ईयर के इंटरेस्ट को बैलेंसिंग फिगर के रूप में लिखा जाता है। आई टॉट यू। नाउ ये टेबल बन गया पूरा 5 साल का। इसमें ये जो फिगर है ना बेटा, फिर से जो इंटरेस्ट कॉलम में फिगर लिखा हुआ है वो आपका इंटरेस्ट इनकम है, वो P&L में जाएगा। तो उन्होंने जो 90,000 PL में लेके गए ना वो लोग, वो रॉन्ग है। 135,486 P&L में जाएगा, 90 तो कैश फ्लो में जाएगा, वो भी 3 लाख के साथ। और 11,350,000 जो है ना, 11,350,000 रुपीज, 11,350,000 रुपया, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो दिया वो इंड एस के हिसाब से नहीं है। इंड एस के हिसाब से लोन असेट का फेयर वैल्यू निकला, प्रीपेड इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस निकला, टेबल निकल गया, ठीक है। अब जर्नल एंट्री देखो इंड एस के हिसाब से, लोन असेट अकाउंट डेबिट 1354,864, प्रीपेड इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू बैंक अकाउंट। जर्नल एंट्री से पढ़ोगे तो और इजी लगेगा। फिर लोन असेट टू इंटरेस्ट इनकम, लास्ट क्लास में सिखाए थे। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन असेट 390, और ये हुआ 1/5, याद है, प्रीपेड इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस था 135,480 नहीं 145,136, इसका 1/5 कर दो। तो 145,136 का डिवाइडेड बाय अगर 5 कर देते हैं, $29027 इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ट्रांसफर हो जाएगा। 29027 प्रॉपर धीरे धीरे करके आपको सब समझाए। और ये देखो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू प्रीपेड इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये P&L में चला जाएगा, ये वाला पैसा। और बाकी जो बच गया 1/4 कितना माइनस करूंगा तो बता तो कितना था वो रे, 145,136 इंटू 4/5, 116,109 बैलेंस शीट में जाएगा, प्रीपेड इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। और 11,350,000 रुपया लोन असेट बोल के बैलेंस शीट में जाएगा। और P&L में ये बैलेंस शीट का फिगर है, और P&L में जाएगा 135,486, 1,35,486 रुपया। ये टोटल कहानी है। अब इसको नॉन करेंट करेंट असेट का सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बनेगी तो नॉन करेंट करेंट असेट के हिसाब से सेग्रीगेशन भी करना होगा। तो सर नॉन करेंट करेंट असेट कैसे सेग्रीगेट होता है आपको पहले बताए होंगे, मैं फिर से दिखा देता हूं। ये जो 11,350,000 रुपया आप देख रहे हो ना अमोर्टाइजेशन टेबल में, इसमें ये जो 838,385 है ना, देखो ध्यान दो, ये पोर्शन लॉन्ग टर्म है, बाकी पोर्शन करेंट है। मतलब टोटल 11,350,000 में से ये देखो ये पैसा बाद में मिल रहा है ना, 835 एक साल बाद भी तुम्हारी बैलेंस शीट में रहेगा। बट जो 2-3 लाख रुपए का डिफरेंस आया, एग्जैक्ट डिफरेंस मैं तुमको करके दिखाता हूं, 11,00350 माइनस 838,385 दैट इज 261,965। तो आपको क्या करना है, मैं एक बार थोड़ा सा इरेज करूं, इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, बोर्ड पे देखो। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 11,350 को, 11,350,000 रुपया को एक पोर्शन हो गया ये वाला जो आप देख रहे हो, ये 838,385, दूसरा पोर्शन हो गया 261,965। और इसीलिए मैंने बोला था बच्चों उस वक्त कि 2 साल का टेबल कम से कम बनाना, भले 5 साल का मत बनाओ क्वेश्चन में, नहीं तो ये अमाउंट नहीं निकाल पाओगे। सर फिर ये पोर्शन 261,965 करेंट असेट और 838,385 जो भी दिख रहा है आपको नॉन करेंट असेट। आओ मैं सोल्यूशन दिखाता हूं आपको।
बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट देखो, नॉन करेंट असेट लोन टू एम्प्लॉय 838385, करेंट असेट लोन टू एम्प्लॉय 261965। और सर वो वाला जो था वो क्या नाम उसका, ये वाला 116109, ये भी तो प्रीपेड है, तो ये भी तो नॉन करेंट करेंट में आएगा। हाँ आएगा ना, ये फिनेंशियल असेट लेकिन नहीं है, इसके बदले आपको सर्विस मिलने वाली है। तो इसका जो 1/5 बचा, माने जो 29027 और जो अगले साल P&L में चला जाएगा, इसका 1/4 बोल सकते हो। और जो मेन अमाउंट था जो 145,136 उसका 1/5 बोल सकते हो। तो समझो ना, 20927 तो भेज रहे थे हर साल PL में ना, ये पोर्शन करेंट असेट में दिखाएंगे और बाकी जो बच गया 116,109 माइनस 20927, 116,109 माइनस 29027, 87082, ये नॉन करेंट असेट में जाएगा, क्योंकि ये 3 साल के अगले 3 साल में P&L में जाएगा, और ये क्योंकि 1 साल में चला जाएगा, इसको करेंट असेट में दिखाना है। आओ मैं सोल्यूशन भी दिखाता हूं आपको। ये देखो, फिनेंशियल असेट में नहीं है, देखो अदर नॉन करेंट असेट्स में है, प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट 87082 और करेंट असेट में प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 29027। तो ये हुआ बच्चों लोन गिवन एट कंसेशनल रेट टू एम्प्लॉइज। इस तरह से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। आगे सर, अगर होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडियरी को यही वाला लोन देगी तो, और कोई अलग से और कोई वो नहीं है, मतलब क्यों दे रहा है, क्या दे रहा है, क्या पर्पज है, बस होल्डिंग अपने सब्सिडरी को दे रहा है, दे ही सकता है। और मान लो लोन अमाउंट 100 लाख का है और फेयर वैल्यू ऑफ द लोन 70 लाख का है, जैसे अभी पिछले समय में नहीं था क्या, लोन अमाउंट 15 लाख का था और फेयर वैल्यू 13,54,000 के आसपास का था। वैसे ही मान लो निकाल लिए हम लोग, 100 लाख का लोन अमाउंट है, फेयर वैल्यू 70 रुपया का है, 70 लाख का है, 170 बोलता हूं ना इजी में, 100 रुपीज का लोन है गिवन, 70 रुपया फेयर वैल्यू है। करना क्या सर, लोन को तो फेयर वैल्यू पे ही लिखेंगे, लोन असेट अकाउंट डेबिट 70 रुपया, तो जो 30 रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट किए सब्सिडरी को, उसके बदले में सब्सिडरी अलग से कोई बेनिफिट आपको नहीं देगा, बस सब्सिडरी को आपने पैसा दिया, उसको इन्वेस्टमेंट बोल के डेबिट कर देंगे। एम्प्लॉय के केस में तो प्रीपेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस था, सब्सिडरी के केस में एज इफ आपने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया, भाई बिना कोई उसके इक्विटी इन्वेस्टमेंट के जैसा ही तो हुआ ना। तो लोन अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब आपको टेंशन क्या होगा मालूम, कि सर सब्सिडरी इसका क्या अकाउंटिंग करेगा। चलो एम्प्लॉय तो इंड एज फॉलो नहीं करता, बट सब्सिडरी को तो इंड एज फॉलो करना पड़ता है, वो क्या करेगा, एकदम सेम, बस उसको जो 30 रुपया एक्स्ट्रा मिला ना, वो इक्विटी की तरह ट्रीट करेगा कि भाई उसको इक्विटी मिला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट टू इक्विटी अकाउंट। तो सर आप तो सीधा इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिए, हम लोग शेयर इशू थोड़ी किए अभी, अगर नहीं किए तो खाली इक्विटी लिख के छोड़ दो, खाली इक्विटी लिख दो, शेयर कैपिटल मत लिखो अगर शेयर इशू नहीं हुआ है तो सर उस इक्विटी को बैलेंस शीट फिर कहां दिखाएंगे, भाई रिजर्व्स एंड सरप्लस के साथ में दिखाओ ना अदर इक्विटी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं रिपीट करता हूं, अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को कंसेशनल रेट पे लोन दिया, फेयर वैल्यू ऑफ द लोन को लोन असेट बना दो, एक्स्ट्रा पेमेंट को इन्वेस्टमेंट बना दो, प्रोसेस ऑफ कंप्यूटेशन विल रिमेन द सेम। सब्सिडरी की बुक्स में फेयर वैल्यू ऑफ द लोन को लोन लायबिलिटी बना दो, एक्स्ट्रा पैसा मिला उसको इक्विटी बना दो। लास्ट, अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को लोन दिया सेम 170 और सब्सिडरी को अलग से कोई बेनिफिट अब मिलने वाला उस 30 रुपीज के लिए नहीं है, तो सब्सिडरी बोलेगा हमने डिविडेंड पे कर दिया। सर इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा अजीब सा भी लगा, बट ट्रू है। इंड एस 109 कहता है सब्सिडरी ने डिविडेंड पे कर दिया। तो सब्सिडरी और क्या करेगा बताओ, सब्सिडरी अगर होल्डिंग को पैसा दे रहा है, सर इक्विटी कैपिटल का रिटर्न भी तो हो सकता है, तब तो स्पेसिफिकली लिखेगा ना, अगर कुछ नहीं लिखा तो डिविडेंड मान के चलोगे। तो देखो लोन अकाउंट डेबिट, डिविडेंड पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक,
और ये डिविडेंड आप जानते हो रिटेन्ड अर्निंग से एडजस्ट होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस से, जैसा आप जानते हो शुरू से वैसे ही करना है। सर होल्डिंग क्या लिखेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, और डिविडेंड रिसीव जैसे इनकम में जाता है वैसे चला जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर सब्सिडरी होल्डिंग को लोन दे तो जो 30 रुपया का एक्स्ट्रा पेमेंट है वो डिविडेंड पेड है, होल्डिंग के लिए डिविडेंड रिसीव्ड है, सब्सिडरी के लिए डिविडेंड पेड है। होल्डिंग सब्सिडरी को लोन दे, वो 30 रुपया एक्स्ट्रा होल्डिंग के लिए इन्वेस्टमेंट है, सब्सिडरी के लिए इक्विटी रिसीव्ड है। सो विद दिस हम लोगों का लोन्स एट कंसेशनल रेट का स्टोरी यहां पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डिस्कशन के लिए नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।